इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में एक बूम चल रहा है और लास्ट कुछ सालों से प्रॉपर्टी के प्राइजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कोई चेंजेस होंगे। ये आंसर करने के लिए हमें करंट रियल एस्टेट मार्केट को रिव्यू करना होगा। तो आज मैं Q3 ऑफ 2023 दैट इज जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 2023 के रेसिडेंशियल रियल एस्टेट के डेटा को एनालाइज करूंगा इन टर्म्स ऑफ सेल ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट्स, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस, बजट सेगमेंट एंड प्राइस ट्रेंड्स। और हम ये देखेंगे कि लास्ट क्वार्टर में इंडियन रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और इस डेटा के बेसिस पे हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि इंडियन रियल एस्टेट का फ्यूचर कैसा होगा। हेलो एवरीवन, आई एम रोहन भारद्वाज एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब इंडिया में काफ़ी सारी कंपनीज रियल एस्टेट का डेटा पब्लिश करती हैं, जैसे नाइट फ्रैंक, CBRE, एनारॉक। इन सब के डेटा में थोड़ा सा वेरिएशन है क्योंकि किसी ने 7 मेट्रो सिटीज़ का डेटा लिया है तो किसी ने 8 मेट्रो सिटीज़ का, किसी ने रो हाउसेज और विला को कंसिडर नहीं किया है और किसी के मुंबई MMR और दिल्ली NCR के डेफिनेशन अलग हैं। तो इसीलिए इन सब के एब्सोल्यूट नंबर्स में थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन इन सब के परसेंटेज ग्रोथ के अंदर या फिर ट्रेंड्स के अंदर सिमिलैरिटी है। और इसीलिए आज के एनालिसिस में हमारा मेजर फोकस होगा ऑन परसेंटेजेस एंड ट्रेंड्स। एज पर अ रिपोर्ट बाय एनारॉक, इंडिया के 7 मेट्रो सिटीज़ में जुलाई से सितंबर 2023 के बीच 1,20,000 न्यू रेसिडेंशियल यूनिट सेल हुए थे। ये सिर्फ न्यू रेसिडेंशियल यूनिट्स हैं, इनमें रीसेंट यूनिट्स को कंसिडर नहीं किया गया है। सबसे ज़्यादा यूनिट सेल हुए थे मुंबई में, दैट इज़ 38,500। इसके बाद पूना में अराउंड 23,000 यूनिट्स, फॉलोड बाय बैंगलोर एंड हैदराबाद विथ ओवर 16,000 यूनिट्स। फिर है दिल्ली NCR, जहाँ पे ऑलमोस्ट 16,000 यूनिट सेल हुए थे, जिसमें पूरा दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, NCR सब इंक्लूडेड है। फाइनली है कोलकाता एंड चेन्नई विद अराउंड 5,000 यूनिट सोल्ड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर 2023। बट इस डेटा को बेटर समझने के लिए हमें इसको परसेंटेज टर्म्स में एनालाइज करना होगा। इन परसेंटेज टर्म्स इस क्वार्टर की सेल्स इज 36% हायर देन दी सेल्स लास्ट ईयर सेम टाइम, दैट इज Q3 ऑफ 2022। पूना में हाउसिंग सेल्स की ग्रोथ सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर Q3 नंबर्स। पूना में सेल्स ग्रो हुई है बाय 63%, विच इज़ फॉलोड बाय मुंबई, जहाँ पे 46% ग्रोथ हुई है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। इनफैक्ट जुलाई से सितंबर 2023 में महाराष्ट्र के ये दो सिटीज़ मिला के मुंबई और पुणे का कंबाइंड शेयर वॉज 51% ऑफ द टोटल सेल्स इन लास्ट क्वार्टर। इसके बाद सरप्राइजिंगली चेन्नई हैज शोन ग्रोथ ऑफ 42%। चेन्नई के सेल्स नंबर्स कम हैं, लेकिन इस साल वहाँ पर डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। दिस इज़ फॉलोड बाय हैदराबाद, जो लास्ट कुछ सालों से काफ़ी ग्रोथ पे है और लास्ट क्वार्टर में वहाँ पे सेल्स हैव इंक्रीज बाय 41% एज कम्पेयर टू Q3 ऑफ 2022। नेक्स्ट है बैंगलोर, जो 29% से ग्रो किया एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। नेक्स्ट है कोलकाता, जहाँ हिस्टोरिकली सेल्स कम रहे हैं और सेल्स ग्रोथ भी स्लो रही है। लेकिन सरप्राइजिंगली दिल्ली NCR, जो हमेशा से एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट रहा है, वहाँ पे सेल्स नंबर्स तो हमेशा की तरह हाई है, लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सेल्स की ग्रोथ कम रही है एट जस्ट 6%। इंक्रीज इन सेल्स का मतलब है इंक्रीज इन डिमांड, मतलब लोगों को रियल एस्टेट मार्केट पे ट्रस्ट है और इन्वेस्टर्स को रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लग रहा है। इसका प्राइमरी रीज़न है कि पोस्ट कोविड लोगों को अपना घर चाहिए और इन्वेस्टर्स को भी फिजिकल एसेट्स पे ज़्यादा बिलीफ है। अब अगर सप्लाई ऑफ न्यू हाउसिंग यूनिट्स देखें तो एज पर अ रिपोर्ट बाय एनारॉक, लास्ट क्वार्टर में इंडिया के 7 मेट्रो सिटीज़ मिला के 1,16,220 यूनिट लॉन्च हुए थे, विच वॉज 24% हायर देन लास्ट ईयर। इसमें से 80% न्यू लॉन्चेस हुए थे मुंबई MMR, हैदराबाद, पुणे एंड बैंगलोर मिला के। इंटरेस्टिंगली एक्सेप्ट हैदराबाद, सभी सिटीज़ में सेल ऑफ न्यू लॉन्च यूनिट्स आर मोर देन द नंबर ऑफ न्यू यूनिट्स लॉन्च इन दिस क्वार्टर। सिर्फ हैदराबाद एक ऐसी सिटी है जहाँ पे न्यू लॉन्चेस करंट सेल्स से ज़्यादा हैं। तो बेसिकली सेल ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट्स इज मोर देन द नंबर ऑफ न्यू यूनिट्स लॉन्च्ड इन लास्ट क्वार्टर। मतलब लोग पुरानी बनी हुई इन्वेंट्री भी खरीद रहे हैं, जिस वजह से इन्वेंट्री ओवरहैंग कम हो रहा है। लेकिन ये जेनेरिक नंबर्स हैं और न्यू इन्वेंट्री सप्लाई को एक्चुअली एनालाइज करने का सबसे करेक्ट तरीका होगा कि हम ये चेक करें कि किस बजट सेगमेंट में कितने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं। अब हमें न्यू लॉन्च यूनिट्स को बजट सेगमेंट वाइज एनालाइज करें तो सबसे ज़्यादा न्यू लॉन्च हुए हैं इन दी मिड रेंज बजट सेगमेंट of 40 lakhs to 80 lakhs. 28% of the total new launch units in Q3 of 2023 have been in the mid-range budget segment. 80 lakhs से 1.5 करोड़ के प्रीमियम सेगमेंट का शेयर है 27%। और सबसे इंटरेस्टिंगली अफोर्डेबल सेगमेंट जो है लेस देन 40 lakhs का, उसका शेयर 2018 में 42% पे था और अब 2023 में वो गिर के 18% हो गया है।
और सेम टाइम पे लग्जरी सेगमेंट जो है 1.5 करोड़ एंड अबाउ, इसका शेयर 2018 में वॉज अराउंड 9% और अब ये 3 गुना बढ़ के 27% पे पहुंच गया है। इनफैक्ट लग्जरी हाउसिंग की डिमांड ऑल टाइम हाई चल रही है। अब अगर हम सिटी वाइज डेटा एनालाइज करें तो सिर्फ चेन्नई एक ऐसा शहर है जहाँ पे न्यू लॉन्च ऑफ लग्जरी प्रोजेक्ट्स कम हुए हैं। बाकी सभी शहरों में ये लग्जरी प्रोजेक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हुई है। इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में 2018 से 2023 के बीच लग्जरी प्रॉपर्टी का सप्लाई 4 गुना हो गया है। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ लग्जरी हाउसिंग का सिंपल मतलब यह है कि एफ्लुएंट क्लास हाउसिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है। मतलब ऐसे लोग जिनकी इनकम ऑलरेडी बहुत हाई है या फिर ऐसे लोग जिनके पास पहले से प्रॉपर्टी है और वो और ज़्यादा नई प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई इसलिए कम हो गई है क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में लैंड के प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है और अब एक डेवलपर के लिए 40 लाख के अंदर घर बना के बेचने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा और इसीलिए अब उनका फोकस है टू सेल लग्जरी हाउसिंग, जिसको बेचना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। अब अगर प्राइस ग्रोथ की बात करें तो अक्रॉस 7 मेट्रो सिटीज एवरेज प्राइस हैव इंक्रीज बाय ओवर 11% एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर Q3। हैदराबाद में प्राइस इन एवरेज 18% से बढ़ा है और बैंगलोर में 14% से। लेकिन ये एवरेज प्राइस सभी सेगमेंट को कंसिडर करते हुए है। लेकिन अगर हम सिर्फ लग्जरी सेगमेंट ऑफ 1.5 करोड़ से अबाव का डेटा देखें तो 2018 से 2023 के बीच लग्जरी हाउसिंग के प्राइजेस हैव इंक्रीज्ड बाय मोर देन 24% और कुछ स्पेसिफिक माइक्रो मार्केट्स में तो प्राइस ऑलमोस्ट 60 से 80% तक बढ़ा है इन लास्ट 5 ईयर्स। लेकिन ये प्राइस राइज सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के गैप की वजह से नहीं हुआ है। इसका एक बड़ा रीज़न है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्यू टू द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन कैपिटल, इंक्रीजिंग लैंड प्राइजेस, लिमिटेड सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड पावर ड्यू टू कोविड-19 एंड रशिया यूक्रेन वॉर। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एज पर अ रिपोर्ट बाय CBRE जुलाई से सितंबर 2023 के बीच $2.3 बिलियन मतलब अराउंड 19,000 करोड़ रुपए इंडियन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हुए थे। इसमें से 45% वर इन्वेस्टेड बाय द इंडियन डेवलपर्स एंड 55% वर कंट्रीब्यूटेड बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। इसमें से ऑलमोस्ट 50% रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट हुआ है, जिसमें से 45% वॉज इन्वेस्टेड फॉर बाइंग लैंड फॉर रेसिडेंशियल डेवलपमेंट एंड 5% फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि डेवलपर्स एग्रेसिवली न्यू लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन ये न्यू लॉन्चेस एकदम से नहीं होंगे। एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च होने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मतलब अगले 1-2 सालों के अंदर हम इन्वेंट्री की सप्लाई बढ़ते हुए देख सकते हैं। अभी तक हमने Q3 का डेटा देखा, अब इसको कनेक्ट करके फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दी सप्लाई ऑफ न्यू रेसिडेंशियल यूनिट्स इज लेस देन द करंट सेल्स ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट, मतलब घरों की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा है। अब यूजुअली Q4 रियल एस्टेट के लिए बहुत ही अच्छा टाइम होता है क्योंकि नवरात्रे, दिवाली, क्रिसमस में लोग घर खरीदना प्रेफर करते हैं। अब क्योंकि डिमांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्राइसेस पे पड़ेगा। सेम टाइम पे डेवलपर्स काफ़ी एग्रेसिवली लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोजेक्ट की प्लानिंग, अप्रूवल, उसके लॉन्च में टाइम लगता है। मतलब नई इन्वेंट्री ऐड होने में कम से कम और 1 से 2 साल लगेंगे। लेकिन इसमें एक कैच भी है कि डेवलपर्स जो भी लैंड खरीद रहे हैं वो आज के मार्केट रेट पे खरीद रहे हैं, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। मतलब जो भी नया लॉन्च आएगा उसका प्राइस भी बढ़ेगा। बट डेवलपर्स इतने महंगे लैंड को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते और इसीलिए वो बहुत ही जल्द अपना लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। अब अगर डेवलपर्स इसी तरीके से लैंड में इन्वेस्ट करते रहे और काफ़ी सारे डेवलपर्स ने अगले 1-2 साल में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस थोड़े से स्टेबलाइज हो सकते हैं। लेकिन ये प्राइस कितनी जल्दी स्टेबलाइज होंगे ये पता चलेगा एटलीस्ट और 2 क्वार्टर्स का डेटा एनालाइज करने के बाद कि डेवलपर्स और लैंड में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितनी जल्दी नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। बट एज ऑफ राइट नाउ अगले 2 क्वार्टर तक प्राइसेस बढ़ने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है, प्लस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप एक एंड यूज़र हो तो आपका फोकस प्राइस पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस आपके बजट पे होना चाहिए। अगर आपके बजट में आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है देन यू शुड गो अहेड एंड बाय दैट प्रॉपर्टी। आपको मार्केट के करेक्ट होने का वेट नहीं करना चाहिए कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, कब ये स्टेबलाइज होंगे, कब मार्केट क्रैश होगी। ये रियल एस्टेट है, इसको प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। देन यू शुड नॉट वेट फॉर करेक्शन। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपका विजन लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो देन दिस इज़ नॉट द राइट मार्केट, क्योंकि प्राइजेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई हैं, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में और अगर आपको एग्जिट लेना होगा तो एग्जिट लेने में टाइम लग सकता है।
तो आइडियली आपका विजन लॉन्ग टर्म है, देन यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इनटू रियल एस्टेट। आपके थॉट्स क्या हैं, प्लीज़ इसको कमेंट में मेंशन कीजिए कि आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट मार्केट कैसे शेप अप होगी। और अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट पे भी ऐसा ही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप इंडियन रियल एस्टेट के बारे में ऐसे ही और एनालिसिस देखना चाहते हैं, इंडियन रियल एस्टेट को समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंडियन रियल एस्टेट कवर करता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम रोहन भारद्वाज। टेक केयर, हैव फन।